बार फिर आपका स्वागत कर रही हूँ ईडीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के थर्ड सेक्शन अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बात करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लगातार आपसे बात होती चली आती है और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस एक पहलू के। आजकल के जो बदलते हुए समय में सिनेरियो में चीज़ें चेंज हुई हैं तेज़ी के साथ, या जिस तरीके की डिमांड्स बढ़ गई हैं, या चीज़ों के साथ इनोवेशंस जिस तरह से जुड़ गए हैं, उनके साथ चलते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की ये फील्ड लगातार नर्चर भी हो रही है, परिपक्व भी हो रही है, पॉपुलर भी हो रही है, देश के लिए भी यूज़फुल है, साथ ही साथ जो करियर से रिलेटेड बातें हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ज़रूरत है इस बात की कि आज के टाइम पे हम समझें कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे करियर को एक अलग तरीके का डायमेंशन कैसे दे सकता है। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले बात होगी अंडरस्टैंडिंग एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप और क्यों ज़रूरत है इस बात की? क्या स्किल्स एंड मोटिवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के, और साथ ही साथ रिसोर्सेज कैसे जनरेट हो सकते हैं? हालांकि चीज़ें बहुत कॉमनली आती हैं और अभी भी जब मैं आपसे बात करूंगी तो आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इन सारी वाकिफ़ चीज़ों को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कैसे ऐड ऑन करना है, कैसे जोड़ लेना है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग पता कर लेते हैं, जो आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एक छोटे और नए आइडिया के साथ। इस नए आइडिया को स्टार्टअप भी कहा जा सकता है। स्टार्टअप क्या है? जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री ना हो। एक ऐसे आइडिया पे काम करना जिस पे पहले काम ना किया गया हो, लेकिन साथ ही साथ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के साथ ही हो। आप किसी भी आइडिया को अपने तरीके से इनोवेट करके, भले ही उस पर कई बार काम किया जा चुका हो, लेकिन एक छोटे से आइडिया को आप किस तरह से इनोवेट करते हैं। एक जनरेटर बनाना है, अगर बहुत बड़े बड़े जनरेटर हुआ करते थे, समय के साथ उनकी शक्ल बदली, उनकी आवाज़ बदली, यूटिलिटी बदली, हर चीज़ बदल गई। इन्वर्टर्स आए तो इन्वर्टर्स कैसे कैसे बदलते चले गए। तो मान लीजिए आप एक इन्वर्टर पे काम करना चाहते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करके आज के टाइम के हिसाब से बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का कि हाउ टू एंड व्हाट टू इनोवेट। तो मॉडल के ज़रिए, या ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए, या आपकी जो कैपिटल है लगने वाली उसके ज़रिए कहाँ कहाँ चीज़ें इनोवेट की जा सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लीडरशिप है, इसके साथ ही साथ कल्चर है, इसके बाद सक्सेस स्टोरीज इसके साथ जुड़ती हैं जो हमको लगातार मोटिवेट करती हैं। कितनी कैपिटल इसमें लगनी है, कितने लॉस हो सकते हैं, कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या है? हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा एक व्यक्ति है जिसको रिस्क उठाना, ख़तरे उठाना, जोखिम उठाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो उनसे पार जा सकता है। एक रिस्क के साथ खेलते हुए, अपने आइडिया को उसके साथ नरिश करते हुए कैसे वो आगे बढ़ता है, यही है एक एंटरप्रेन्योर। और साथ ही साथ एक बिजनेस मॉडल को डेवलप करने वाला, उसके साथ लोगों को जोड़ने वाला और रिसोर्सेज को मिलाने वाला। मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी आपको कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिजनेस मॉडल को डेवलप करता है, और इस डेवलपमेंट में उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट को साथ लेकर उस आइडिया पर अपने जो चीज़ें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उस एक बिजनेस मॉडल को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं सफलतापूर्वक। आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं? एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस फाउंडर्स हैं जो छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाके उनकी ये जो इंडस्ट्री है ये एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज में तब्दील हो जाए। ये वो लोग हैं जो 3 तरह से काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड चेन्स हैं जो कहीं और से शुरू हुए, आज हर शहर में 3-3 4-4 दिखाई देते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर तो ये हो सकता है कि जो फ्रेंचाइजी आउटलेट्स होते हैं उनको ख़रीद ले। मैकडॉनल्ड्स की बात मैं करूं, केएफसी की बात मैं करूं, या स्कूल की चेन्स हैं, किड्जी की बात मैं करूं, यूरो किड्स की बात मैं करूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने शहर में खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको
किसी नई चीज़ को नहीं शुरुआत करनी है, जो ऑलरेडी कहीं और सेटल्ड है, जिसका फ्रेंचाइजी, जिसका नाम लेकर आप अपनी स्किल्स के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हुआ कि एक स्मॉल रिटेल शॉप खोल लें, एक ऐसी दुकान जो सामान देने का काम करती हो, छोटे छोटे सामान रखती हो, छोटे स्तर पे काम करती हो, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस बिजनेस की शुरुआत कर लें। आप एज एन एंटरप्रेन्योर 3 तरह से काम कर सकते हैं। अब पीपल हु इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और ऑपरेशनल चेंज इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक चीज़ ये भी आती है कि एक ऑलरेडी सेटल्ड चीज़ चल रही है, उस सेटलमेंट में एक चीज़ बन रही है, एक चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसमें कुछ इनोवेट करिए उसको एक नएपन के साथ, क्योंकि दुनिया या आज के लोग जो हैं, जो हमारा ग्राहक है, वो हमेशा कुछ नई चीज़ देखना चाहता है, और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए अगर हम उन चेंजेस के साथ चलते रहते हैं तो हमको सक्सेस भी मिलती रहती है। अब आइए बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी एक जो बहुत अंदर वाली कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। सबसे पहले एक एंथुजियास्टिक विजन, एक ड्राइविंग फोर्स ऑफ एंटरप्राइज। एंथुजियास्टिक मतलब आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर चीज़ों को जानने की। क्या सामने जो चीज़ आई है उसके पीछे कितने क्या, कितने कैसे, कितने कब हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना। दूसरा है कि आप जो भी आइडिया के साथ चल रहे हैं, आपने एक आइडिया लिया, आपने उसको कंसीव किया उस आइडिया को, और उसके बाद उस पर प्लान किया। इस पूरी चीज़ का फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपके दिमाग में, साथ ही साथ आपके डेटाबेस में पूरा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसका पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपने अलग अलग सेशंस में ये बात सुनी है कि उस ब्लूप्रिंट के ज़रिए जब आप आगे चलेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, तब आप उस रिस्क फैक्टर से बचे रहेंगे जो आपको बेवजह प्रॉब्लम करता है। तीसरा है जो आपके अंदर पैशन है, एंथुजियास्टिक पैशन है, उस चीज़ को अपने अंदर रखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है उस चीज़ को प्रमोट करता रहता है। एक जिज्ञासा हर एक के अंदर होती है, हर व्यक्ति जो है वो चीज़ों को जानना चाहता है, चाहे वो कम लेवल पे हो, चाहे ज़्यादा लेवल पे हो। एक एंटरप्रेन्योर शायद इसको बहुत बड़े लेवल पे जानना चाहता है, और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी जिज्ञासा को पुश करता रहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान लेने की इच्छा होती है। इसके बाद द एंटरप्रेन्योर टेक्स द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉज अ विजन टू बिकम अ सक्सेस। हम जब भी किसी टीम के साथ काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे विजन होते हैं, लेकिन अगर एज अ टीम लीडर एक एंटरप्रेन्योर उन सारी चीज़ों में आने वाले रिस्क को, या जो भी काम हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने को तैयार है, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जब हम स्प्लिट करने लगते हैं चीज़ों को कि ये काम तो तुम्हारा था, तुमने अगर गलत किया तो उसका मतलब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ पर हम लैग करने लगते हैं। जिम्मेदारी उसकी नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी बन गई एज एन एंटरप्रेन्योर कि हम उसको प्रॉपरली शायद गाइड नहीं कर पाए, या जो वो आइडिया दे रहा था उससे हम बेस्ट नहीं निकाल पाए। तो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग फैक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स टेक प्रूडेंट रिस्क। रिस्क बहुत ज़रूरी है, रिस्क एक बहुत नॉर्मल हिस्सा है किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ का, लेकिन प्रूडेंट रिस्क, एक ऐसा रिस्क जिसमें कोई बेवजह की चीज़ ना हो, विवेकशील निर्णय लेना जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप रिस्क उठाइए, आपके बिजनेस के हिसाब से क्या सही क्या गलत है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो कैपिटल लगा रहे हैं वो कहीं इतना ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रही, शुरुआती दौर में शायद थोड़ी बहुत वेस्टेज हो भी जाती है, लेकिन इतनी ना हो कि हम कभी उसको मीट आउट ना कर पाएँ आगे जाकर। तो हम जो भी रिस्क उठाते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से सलाह मशवरा लेते रहें, आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे, इस तरह से अगर आप आगे चलेंगे, अपने कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, मार्केट को फॉलो करते रहेंगे, तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जितनी कि ये विवेकशील जो निर्णय होते हैं, जो जोखिम उठाने वाली बात होती है, इसको एकदम मतलब अंधाधुन अगर उठा लिया कि हाँ रिस्क उठा सकते हैं, तो शायद प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। चलिए अब जान लेते हैं
कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक एंटरप्रेन्योर के। ये एकदम साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि हमारे अंदर कुछ डर होते हैं। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा हम इतना छोड़ देते हैं तो शायद हम सर्वाइव कर जाएंगे। हम अपने अंदर ही एक कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल बनाते हैं, जिससे या तो हम निकल जाते हैं या हम उसमें फंस जाते हैं। ये हमारे अंदर की दुनिया है डर की, जिससे हम पार पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। तो एक जो हमारे अंदर की ये जो डर है, हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको किस तरीके से, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है कि इनको हम किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। उस डर को, उस कन्फ्यूजन को हम कैसे खुद में बैलेंस कर सकते हैं। हाई एनर्जी लेवल, जब तक एनर्जी लेवल्स हाई नहीं होंगे, आप अगर खुद थकार के बैठे होंगे तो आपकी टीम क्या काम करेगी। दौड़ना, भागना, हर चीज़ में आगे से आगे रहना, इनिशिएटिव लेना, चीज़ों को बहुत एंथुजियाज्म के साथ देखना, ये सब कहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं। तीसरा, हाई नीड फॉर अचीवमेंट, ज़िंदगी में छोटा पा लेना है या ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर लेना है। अगर हम बहुत बड़े की चाहत रखते हैं तो शायद उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन हम अच्छा पाते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही से ये सोच लेंगे कि अरे ठीक है, 2 वक्त की रोटी चल जाती है, अगर हमको महीने में 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी चल रही है। अगर हम यहाँ पे संतुष्ट होना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स के साथ अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अपने कंट्री को एक बेहतर पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं, अपनी जो आसपास की चीज़ें हैं उनमें बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को एक बेहतर समाज के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं, तो फिर हमारी जो अचीवमेंट की नीड है वो ज़रूर आगे बढ़ जाती है। हम ज़्यादा पा लेना चाहते हैं, या महत्वाकांक्षी बनने की जो बात है वो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी इच्छाओं को इतना नीचे कभी कभी कर लिया जाता है कि बात सेटल नहीं हो पाती। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि हमको इतना तो कम से कम अचीव करना है, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इस मामले में बहुत आगे होता है कि उसकी जो अचीवमेंट नीड्स होती हैं वो बहुत ऊपर होती हैं। और इसके साथ ही साथ टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, कई बार होता है हमारे सामने की जो स्थिति होती है वो बड़ी संशयात्मक होती है। ये ऐसा है या ऐसा है, या ये करें या ये करें, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये क्या सोच रहा है, ये हमारे साथ सही कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जनरल डे टू डे लाइफ में भी आपके सामने आती हैं। इनके साथ समन्वय बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके लिए सबमिसिव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी परिस्थिति में। अगर कठिन से कठिन परिस्थिति में आई है और आप थोड़ा सा सबमिसिव हो गए हैं, तो आपके लिए वो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन बहुत आसान हो जाती है और बहुत प्यार से आप उस सिचुएशन के साथ निकल जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, उस पर मुझे बहुत यकीन है और मैं किसी भी रिस्क के बाद, किसी भी चुनौती के बाद इस चीज़ को पार कर ले जाऊँगा, ये बात तय है। इसके साथ ही साथ एक्शन ओरिएंटेड, एक काम मैंने सोचा है करने के लिए कि आज ये डिश बननी है। मान लीजिए एक टिफ़िन सर्विस की मैं बात कर रही हूँ, एक वेंचर है और आज ये डिश बनानी है, लोगों को ये भिजवानी है, क्योंकि हमारा टिफ़िन इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें वैरायटी होती है। अब बनानी है तो बनानी है, आज सुबह से लेकर 12 बज गया, हम सोच रहे हैं बनानी है, हाँ बनानी है, बनानी है, और ये सोचते सोचते 3 दिन निकल गए। यहीं पे तो लैग कर जाते हैं हम टास्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा काम, कि अगर हमने सोचा है, अगर हमने सोचा है इस मशीन की डिज़ाइन अब चेंज कर देनी है, तो सिर्फ उसको दिमाग में लेके नहीं बैठना है, उसको तुरंत पेपर पे प्लान करने लगना है। जब आप उसको पेपर पे प्लान करेंगे, अपने सिस्टम पे उसको सेव करेंगे, प्लान करेंगे, तब जाकर आप उस पर काम करना सोच पाएंगे। तो ये जो एक्शन है, ये होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी हर एक का हक भी है, हर एक की चाहत भी है। और जब काम की बात आती है, जब वर्क प्लेस की बात आती है, तो फ्रीडम का होना किसी भी जगह पर बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हर काम क्रिएटिव होता है और हर क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्रीडम की ज़रूरत होती है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप जो भी कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएट ही कर रहे हैं। उस क्रिएटिविटी में आपको अगर फ्रीडम नहीं मिलती है तो आप प्रॉब्लम में आते ही आते हैं, क्योंकि वो आपका एक इनिशियल ड्रीम होता है, एक इनिशियल आपका आइडिया होता है जिस पर आप काम कर रहे होते हो। तो बंद के काम करना एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेड्स में बिल्कुल भी नहीं आता है। आइए अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, जब भी कोई चीज़ दुनिया में शुरू होती है, जब कोई चीज़ चलन में आती है, तो 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, और साथ ही साथ एक और
बहुत प्यारी सी मशरूम की तरह उगाने वाली चीज़ होती है, उससे जुड़ी हुई गलतफहमियाँ, मिथ्स, टैबूज़ जो उनसे रिलेट होकर इस पूरी सोसाइटी में फैल जाते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये गलतफहमियाँ कौन कहाँ क्रिएट कर देता है नहीं पता, लेकिन ये इतना तेज़ स्प्रेड हो जाती हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बट इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। 1 टू 1 बातचीत अगर इन चीज़ों पे होती रहे, क्योंकि किसी भी चीज़ से अवेयर होना, जागरूक होना किसी चीज़ के लिए ही सबसे बड़ी रेमेडी है उस बात को, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की। तो भाई यहाँ जो सबसे बड़ा जो कॉमन मिथ आता है एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, वो कहता है एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अच्छा, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर ये बात देखी जाए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉर्न है लेकिन मेड नहीं है? किसी भी आप कला को देखिए, किसी भी कलाकार को देखिए, हर इंसान कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट लेके पैदा होता है। एक गायक बहुत अच्छा गाना गाता है, एक कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन जब वो टेक्निकली उसमें ट्रेंड हो जाता है तब वो प्रॉपरली स्किल्ड हो जाता है। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई कहीं से स्पेशल बन के नहीं आता है। किसी के पास एक आइडिया हो सकता है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए चीज़ों को जानना और सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये बात नहीं सही उतरती है। एंटरप्रेन्योरशिप सीखी भी जा सकती है, आप उसमें स्किल हो सकते हैं, स्कूल्स के सिलेबस में शामिल हो चुकी है, पढ़ाई जाने लगी है, चीज़ें नए तौर पर आपके सामने आ रही हैं। तो ये पहला पॉइंट यहीं पर आके ख़त्म हो जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स आर गैम्बलर्स। पूरी ज़िंदगी गैम्बल है नहीं, पूरी ज़िंदगी में एक गैम्बलिंग चलती रहती है, लेकिन ये वो गैम्बलिंग नहीं है जो ये कहती है कि सिर्फ लॉस होना है या सिर्फ प्रॉफिट होना है। ये वो गैम्बलिंग है जो कहती है कि हम इसमें जितना एक्शन डालेंगे, जितना पैशन डालेंगे, जितना कमिटमेंट डालेंगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी गैम्बल की तरह बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, आपकी बहुत सारी स्किल्स के साथ आगे चलती है। और अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, अपने रिस्क को फॉलो करते जा रहे हैं, फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आगे का विजन देख सकें, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मनी इज़ द की टू एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। ऑफ कोर्स मैं ये बात थोड़ी सी मानती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होना ज़रूरी हो ये बात गलत है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप लगा दीजिए किसी एक काम में, किसी एक वेंचर में, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है उससे रिलेटेड, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, अगर आपके पास लीडरशिप पोटेंशियल्स नहीं है, अगर आपके पास कन्विंसिंग एबिलिटीज़ नहीं है, अगर आप चीज़ों पर नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो आप अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। और जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं ना अभी आपको, ये एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती हैं जो आप समय समय पर जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मनी होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा होना इज़ नॉट द थिंग जो आपकी चीज़ों को पूरा कर देगी। यू हैव टू बी यंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। किसने कहा, कौन कहता है? बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद एक ज़िंदगी की एक नई पारी शुरू करते हैं। बहुत सी महिलाओं की मैं बात करूं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास फ्री टाइम हो जाता है, तब वो अपना कभी पार्लर खोल लेती हैं, कभी किचन से रिलेटेड कोई चीज़ शुरू करती हैं, कभी बुटीक चलाती हैं, कभी ट्यूशन लेने लगती हैं, या कभी कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह से जो रिटायर्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे, जिनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अपने हुनर के साथ लोगों को तैयार करना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ मिलकर अपना कोई एक विजन अपना जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप किस एज ग्रुप को, किस जेंडर को बिलोंग कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ ये मैटर करता है कि आप अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हो, कितने पैशनेट हो। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन बिजनेस टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपके पास डिग्री है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये आपके लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। एंटरप्रेन्योर की डिग्री होना या किसी चीज़ में एजुकेटेड होना एक आपके लिए एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की डिग्री है और आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो गए, तो ये गलत है। दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हुए हैं जो शायद उस लेवल तक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतने कमाल कमाल की चीज़ें बनाई हैं जो आज दुनिया में बहुत बड़ी नेसेसिटी बन चुकी हैं। इसलिए बात, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह से एक डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, या किसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ डिग्री ले लेने से आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब
हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम सक्सेस हो भी जाते हैं या हम अपना बिज़नेस शुरू भी कर लेते हैं। लेकिन बिज़नेस शुरू करने के बाद क्योंकि जब हमें कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, फिर कोई चीज़ प्लान करते हैं, फिर उसको एक रियलिटी ग्राउंड पे लाते हैं। उस ग्राउंड पे आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, जितना हमने सोचा था, ऐसा होता है। तो जब उस ज़मीनी हकीकत पर चीज़ें आती हैं, तो फेल्योर्स भी आते हैं कभी-कभी। अब आपका बिज़नेस फेल हो गया, आप मायूस होके बैठ गए, आपने कहा अब ज़िंदगी में कभी मैं बिज़नेस नहीं करूँगा। लेकिन क्या आपने उन रीज़न्स को तलाशने की कोशिश की, जिनकी वजह से आपका बिज़नेस फेल हुआ? नहीं ना? तो आइए एक छोटी-सी बात इस पे भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपने जो बिज़नेस शुरू किया था उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए था? फिर वहीं आ रही हूँ कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आपने जब अपना बिज़नेस शुरू किया था तो आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ लेना चाहिए था जो आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते। आपको अपनी मार्केट का पता करना चाहिए था। पता करना चाहिए था कि किस चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा है मार्केट में। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ना चाहिए था जो ऑलरेडी बिज़नेस लाइन में हैं, जिनका एक्सपीरियंस आपको मदद कर सकता है। दूसरा लैक ऑफ एक्सपर्टीज़। हो सकता है आइडिया हमारे पास हो लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज़ ना हो। हम एक आपको आइडिया दे दें कि हाँ ऐसा एक 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 मैं किसी को दे दूं कि भाई ये गाना है बहुत अच्छा बन सकता है या खाना है बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन हम आइडिया दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बना भी पाएँ बहुत अच्छा। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। आपने क्या किया है, आपने अपने उस आइडिया पे अपनी वो सारी स्किल्स डाल दी हैं जो उस पे इम्प्लीमेंट होती नहीं है। आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी इसलिए ये फेल्योर हुआ। तो आइंदा जब हम उस बिज़नेस को करने लगेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास उस फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हो। लैक ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के जब भी कोई काम होता है, इवन आप बहुत छोटे से एग्जाम्पल पे चल लीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं, आप बिना किसी प्लान के घर से निकलते हैं, ये करना है वो करना है, आपका दिन आधे से ज़्यादा वेस्ट होता है। यही चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में, आपके बिजनेस में, आपके काम में भी आती है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत चांसेस हैं कि आपका बिजनेस आपको समय पे चीज़ें ना दे पाए और फेल हो जाए। साथ ही साथ आप कितने अच्छे लीडर हैं, अपने ग्रुप को कितना मोटिवेट कर लेते हैं, कितना कन्विंस कर लेते हैं, उनके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, ये सारी बातें भी आपके अंदर होनी चाहिए। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल। पैसा है, बहुत है, लगाया है हमने, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पैसा कब, कहाँ, किस मद में हमने खर्च कर दिया, किस जगह पर कितने एक्सपेंसेस हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसी ने मांगा 40,000, किसी ने मांगा 3,000 और हम देते चले गए। हमने ये नहीं देखा क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम इसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन पैसा तभी तक आपका साथ देता है जब तक आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो अगर आपका फाइनेंशियल कंट्रोल सही नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाए। ग्रोइंग टू फास्ट। बहुत जल्दी जब किसी चीज़ में, हम लोग के यहाँ बड़ी एक कॉमन सी चीज़ कही जाती है घरों में भी कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा कुछ कहीं कुछ गलत होने वाला है, एक दिमाग में रहता है। शायद इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत नॉर्मल हिस्सा है। अगर हम रिस्क नहीं उठा पा रहे हैं या रिस्क नहीं आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि ये बहुत सीधी सादी सी चीज़ ऐसे चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीज़ लैक कर रहे हों। इसलिए ज़रूरी है ये जानना। लैक ऑफ कमिटमेंट। अपने काम के लिए अगर हम खुद कमिटेड नहीं हैं तो दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आके करेगा। तो अगर आपके कमिटमेंट में कहीं थोड़ी बहुत कमी थी तो शायद आपके बिजनेस के फेल्योर होने में भी एक फैक्टर ये हो सकता है। और एथिकल फेल्योर से मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीज़ हमने बनाई थी, जो चीज़ हमने देनी चाही थी, शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। शायद हम अपने मार्केट को समझकर, शायद हम सामने वाले लोगों को समझकर, शायद हमारी जो चीज़ थी वो एक ज़बरदस्ती की चीज़ थी, हम उस पे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हम अपना टाइम किसी कंपटीशन की वजह से या किसी भी और वजह से उस चीज़ पर लगा रहे थे। तो ये वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हम मान सकते हैं कि ये आपके वेंचर के फेल होने की वजह हो सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और करूँगी आज आपसे। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइज़र होता है। ये
बात तभी सेटल हो जाती है जब हम कहते हैं कि एक अच्छा लीडर है, वो एक कमिटेड मेंबर है, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, क्योंकि आइडिया बेसिक उसका होता है, टीम बेसिक उसकी होती है, और वो चीज़ों को सिर्फ एनालाइज कर रहा होता है, चीज़ों को सही तरीके से सही जगहों पे, सही कॉर्नर्स में, सही स्क्वायर्स में फिट करना जानता है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है। इनोवेट करना सबसे पहली, इट इज़ द की फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई चीज़ इनोवेट हो रही होती है, एंटरप्रेन्योर अपने आप वहाँ पर आ जाता है। रिस्क टेकर तो होना ही चाहिए उसको। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, जोखिम उठाने का हौसला नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप खतरे नहीं उठा सकते, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो कॉमर्शियल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर आपको रिस्क उठाना आता है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और साथ ही साथ एक अच्छा मैनेजर होना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास एक टीम है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कितना पॉजिटिव रख रहे हो अपनी टीम को, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ आप ड्यूरिंग दैट वर्क, आपका जो काम चल रहा है उसमें चीज़ें आ रही हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके टीम मेंबर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी टीम के, और क्या क्या आपके जो प्रोडक्ट एनालिसिस है, आप किस प्रोडक्ट को बना रहे हो, उस पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या स्पेशल बातें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब बात आती है वाई एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप? दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग और भी चीज़ें बनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बात में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंक्रीजेस नेशनल प्रोडक्शन। हम जब किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और वो बाज़ार में जाके बिकती है, धीरे धीरे उसकी मार्केट बढ़ती जाती है, और इस तरह से जो हमारा नेशनल प्रोडक्शन है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारी जो राष्ट्र की जो संपत्ति है वो बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है वो बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ता है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ, छोटी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी मार्केट को लेकर स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक पावर का डिस्पर्सल होता है। एक एंटरप्रेन्योर क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा है, और जब छोटे लेवल पे कोई काम शुरुआत की जाती है उसकी, तो हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ है री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एरियाज ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। कई बार आप जो काम करते हैं, मैंने पिछली बार में भी कई बार आपसे ये बात कही कि हम अपनी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम सोशल डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हुए, बहुत सारे बिजनेस पर्सनस ऐसे हुए जिन्होंने अच्छे पैसे कमाते हुए सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसा काम किया जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी था। तो अपनी सोसाइटी को, अपने जो सोशल एटमॉस्फेयर है उसको कैसे बेहतर करना है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, एजुकेशन की बात अगर करूँ, मेडिकल की बात अगर करूँ, या और भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनमें आप मददगार साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस बढ़ती है जब हम किसी एंटरप्रेन्योर को सक्सेस होते देखते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रेलेवेंस क्या क्या है? सबसे पहली बात तो एंटरप्रेन्योर होने के नाते हम जॉब क्रिएटर बन जाते हैं, रादर जॉब सीकर के। हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा हाथ हो सकता है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ जो छोटे बिजनेस हैं, जो कभी कभी एक दौर हुआ करता था जब लोग छोटे बिजनेस में हाथ डालने में डरते थे, लेकिन जब से एंटरप्रेन्योरशिप का दौर आया, इन छोटे बिजनेस को स्ट्रेंथ मिली है, इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इनमें जो संभावनाएं हैं, ये सामने निकल कर आई हैं। तो छोटे बिजनेस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकते हैं, ये पता चलता है एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की, और आप लोग जानते भी रहते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी हैं अपने ईडीपी मॉड्यूल्स के इन डिफरेंट सेशंस के ज़रिए, और भी बहुत सी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।